बच्चों आज का जो हमारा लेसन है वो है एपिसोड 2 जिसमें हम लोग 3 तरीके के टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। असेट्स, एक्सपेंसेस और इनकम। हम लोगों ने कल तक डिस्कस किया था व्हाट बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, कैपिटल, ड्राइंग्स एंड लायबिलिटीज को। ठीक है, आई होप आप लोगों को वो तीनों चारों टर्म समझ आई होगी। अब बच्चों जो मैंने आपको कहे थे कि आपको इस पूरे चैप्टर में कुल मिलाकर के 5 टर्म्स ऐसी होगी जो आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी होगी और उसके एग्जाम्पल्स भी आपको लर्न ही करने पड़ेंगे एक बार के, तो क्योंकि यहीं से हमारा अकाउंटेंसी स्टार्ट होगा। मेगा सेज कि सर प्लीज स्पीक लाउडर। ओके मेगा, अब मेरी वॉइस आ रही है आपको प्रॉपरली? ठीक है, चलिए जी। असेट्स, एक्सपेंसेस और इनकम्स उन्हीं टॉपिक्स में से एक है। ठीक है, मैंने आपको टोटल 5 टर्म्स बताई थी। 5 टर्म्स में पहली टर्म है कैपिटल, सेकंड टर्म है लायबिलिटी, थर्ड टर्म है असेट, देन एक्सपेंस एंड इनकम। ये टोटल 5 टर्म्स है बच्चों। इन 5 टर्म्स को हमें बहुत अच्छे से लर्न करना होगा, इसके एग्जाम्पल्स को भी हमको लर्न करना होगा। तो आज हमारे टॉपिक में हम जो पढ़ रहे हैं सबसे पहले है असेट। बच्चों असेट्स क्या होती है? देखिए मैं आपको कल भी थोड़ी सी चीज मैंने आपको टच की थी, गुड्स और असेट्स। हम हमारी अकाउंटेंसी में ये दो वर्ड्स यूज करते हैं। पहले आपको बेसिक सा मीनिंग समझना होगा गुड्स का और असेट्स का क्या होता है। देखो बच्चों, गुड्स तो वो चीज होती है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कोई गुड्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर एंड आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दी स्टूडेंट्स, तो मेरे लिए कोई गुड्स नहीं है। हम सर्विस नेचर के हैं। ठीक है, तो गुड्स क्या होता है? वो प्रोडक्ट्स जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। बिजनेसमैन जिन थिंग्स के साथ डील करता है उसे गुड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई मार्बल बेचने वाला बिजनेसमैन है, ठीक है, जिसका मार्बल का गोडाउन है, तो उसके लिए मार्बल के ब्लॉक्स गुड्स होंगे। ठीक है, बट उसके पास अपने ऑफिस के अंदर जो फर्नीचर लगा है, ऑफिस के अंदर जो एसी लगा है, वो सब असेट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर कोई फर्नीचर बेचने वाला पर्सन है तो उसके पास जो भी लकड़ी का आइटम है वो सारा का सारा उसके लिए गुड्स है जिसमें वो डील कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा उसके पास एसी लगा है या किसी तरीके का कोई कंप्यूटर पड़ा है, वो उसके लिए असेट ट्रीट होगा। तो गुड्स और असेट में एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। जिन चीजों के साथ हम डील करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो हमने रीसेल पर्पस के लिए खरीदे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमने रीसेल पर्पस के लिए खरीदे हैं उसे तो हम कहते हैं गुड्स। ठीक है, और ऐसी चीजें जिसे हमने रीसेल के लिए नहीं खरीदा है, जिसे हमने लॉन्ग टाइम के लिए खरीदा है, जो हम लोग हमारे पास ही यूज करेंगे, उसे हम लोग असेट कहते हैं। ठीक है, तो असेट होता क्या है प्रॉपर्ली, इसका मीनिंग अगर हम लोग देखें तो लिखा है अ प्रॉपर्टी और अ लीगल राइट ओन्ड बाय अ कंपनी और बिजनेस टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच्ड। असेट एक ऐसी प्रॉपर्टी और ऐसा लीगल राइट होता है जो कि किसी कंपनी या बिजनेस का खुद का होता है, जिसके साथ कुछ मॉनेटरी वैल्यू अटैच होता है। ठीक है, यानी कोई भी वो चीज जिसे हमने पैसे दे करके खरीदा है, जिसके ऊपर हमारा ऑनरशिप राइट है, उसे हम लोग असेट कहते हैं। मैंने लिखा भी है नेक्स्ट, एनीथिंग विच विल एनेबल द फर्म टू गेट कैश और बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन असेट। ऐसी कोई भी चीज जो कि फर्म को फ्यूचर में जाकर के कैश अवेलेबल करवाती है, उसे हम लोग असेट कहते हैं। देखो ये बहुत टिपिकल सी लैंग्वेजेस लिखी है यार। ठीक है, ये बुक्स की लैंग्वेज है, तो मुझे ये चीज तो पढ़ानी पड़ेगी, बट मैं आसान भाषा में आपको अगर मैं समझाऊं तो असेट बच्चों कोई भी वो चीज जिसको हमने रीसेल करने के लिए नहीं खरीदा, नंबर एक। नंबर दो, जिसको हमने लॉन्ग टाइम के लिए यूज करने के लिए खरीदा है। ठीक है, और जो कि हमारा एक ऑनरशिप है, जिसके ऊपर हमने ऑनरशिप राइट रखा है, वो हमारी असेट होती है। तो असेट क्या होता है बच्चों? जिसके ऊपर हमारा लीगल राइट है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसके ऊपर हमारा लीगल राइट है, जिसे हमने लॉन्ग टाइम के लिए खरीदा है, जिसे हमने रीसेल करने के लिए नहीं खरीदा है, उसे असेट्स कहा जाता है। असेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया बच्चों। फर्स्ट कैटेगरी इज नॉन करंट असेट, सेकंड इज करंट असेट एंड थर्ड इज फिक्टिशियस असेट। ओके बच्चों, जनरली आपके जो अभी आपके क्वार्टरली होंगे या जो भी आपका FA1 वगैरह होता है, उस पेपर पे आपसे कई बार MIS वाले स्टूडेंट से तो पूछा जाता है फिक्टिशियस असेट्स क्या होता है। आपके टीचर का खास करके ये क्वेश्चन जरूर होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है फिक्टिशियस असेट। और वैसे मैं कहता हूँ ये फिलहाल फिक्टिशियस असेट वाला टॉपिक काम का नहीं है, बट हम तो तीनों टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज नॉन करंट असेट, सेकंड इज करंट असेट्स एंड थर्ड इज फिक्टिशियस असेट। आई थिंक फिक्टिशियस असेट को मैंने लिखा नहीं होगा यार, मैं भूल गया हूँ। देखते हैं, नहीं लिखा है। ओके,
देखिए, सबसे पहले लिखा है हमने नॉन करंट एसेट को। तो बच्चों नॉन करंट एसेट्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब। नॉन करंट एसेट्स क्या होती है? दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसी कोई भी एसेट जो कि बिजनेस ने लॉन्ग टाइम के लिए खरीदी है, रीसेल करने के लिए नहीं खरीदी है, एज अ इन्वेस्टमेंट खरीदी, एज अ इन्वेस्टमेंट। आपको पता है इन्वेस्टमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा कहीं हमने पैसा इन्वेस्ट किया है जो हमें रिटर्न जनरेट करके दे। तो ऐसी कोई भी असेट जो हमने लॉन्ग टाइम के लिए खरीदी है, रीसेल करने के लिए नहीं खरीदी है, एज अ इन्वेस्टमेंट बाय किया है, उसे हम लोग नॉन करंट असेट कहते हैं। जैसे हमने हमारे बिल्डिंग, जो हमारा बिजनेस है उसका हमने बिल्डिंग बाय किया, तो बच्चों बिल्डिंग एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदे गया एसेट है, और आप बिल्डिंग को रीसेल नहीं करते क्योंकि आप उसी बिल्डिंग में अपना जो है वो बिजनेस रन कर रहे हैं, और वो बिल्डिंग एज एन इन्वेस्टमेंट है आपका, क्योंकि आपने एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक प्लेस चाहिए होता है, वो प्लेस में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो असेट, नॉन करंट असेट क्या होती है? ऐसी असेट्स जिसको आपने लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा है, जिसे आपने रीसेल नहीं करना है और आपने एज अ इन्वेस्टमेंट खरीदा है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, मशीनरी, जो आपके पास मशीन होगी जिसमें जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करोगे, कंप्यूटर जिसमें आप किसी भी तरीके का आपका अकाउंटिंग वगैरह करोगे, फर्नीचर जिसको जो जो कि आपके पास होगा आपके ऑफिस वगैरह में, व्हीकल्स, डिलीवरी वगैरह करने के लिए आपने व्हीकल्स लगा रखे होंगे अपने, लैंड, जमीन अगर आपके पास होगी, या और भी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपने कहीं लॉन्ग टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, चाहे वो शेयर्स में हो सकता है, चाहे वो, आपने नाम नहीं सुना होगा शेयर्स वगैरह, बट जैसे आप सपोज कीजिए एफडी में आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो सकता है, ठीक है, उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, या ये सारे के सारे इस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं। यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपने लॉन्ग टाइम के लिए किया, रीसेल नहीं करने के लिए किया है, और आपने एज अ इन्वेस्टमेंट किया है, उसे हम लोग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। एग्जाम्पल्स काफी सारे हमने लिखे हैं। हमने अगेन इस नॉन करंट असेट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी होती है टेंजिबल असेट्स, और एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल मीनिंग होता है विच कैन बी सीन एंड टच, यानी ऐसी एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, वो एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है हमारे सामने, यानी ऐसी एसेट्स जिसको मैं देख सकता हूं, टच कर सकता हूं, उसे मैं कहता हूं टेंजिबल एसेट, कैन बी सीन एंड टच। एग्जांपल, अब मैंने इन्हीं में से एग्जांपल लिया ना, बिल्डिंग, मशीन, कंप्यूटर, फर्नीचर, व्हीकल, लैंड एटसेट्रा, ये सारी की सारी वो एसेट्स हैं जिन्हें हम लोग देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, जिनका फिजिकली हमारे सामने एग्जिस्टेंस है। फिर है intangible assets. Intangible assets are those assets which do not have a physical existence. It means assets which can't be seen and touch. ऐसी assets जिनको हम देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, उसे हम लोग intangible asset कहते हैं। अब आपके सामने थोड़ी सी नई बातें होगी बच्चों। गुडविल, गुडविल जैसे कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपकी मार्केट में एक रेपुटेशन होती है। रेपुटेशन का मतलब होता है आपका कस्टमर आप ही के पास आएगा वापस। ठीक है, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत यूनिक है, सुपीरियर है, तो गुडविल मतलब होता है आपकी मार्केट रेपो। ठीक है, तो ये गुडविल एक इनटेंजिबल असेट है, ये हमारी एक असेट है, और ये ऐसे जनरेट नहीं होती बच्चों गुडविल, ये बहुत टाइम लगता है किसी भी बिजनेस के लिए गुडविल जनरेट करने में। ठीक है, पेटेंट राइट्स, ये राइट्स होते हैं पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स क्या होता है बच्चों समझना, मान लीजिए अभी आपने सुना होगा, अभी हमारा जो कोरोना वाला सीन चल रहा है, इसके लिए जो कंट्रीज वैक्सीन्स बना रही है ना, वैक्सीनेशन जो भी बना रहे हैं कंपनीज, कंट्रीज और कंपनीज, पता है अगर किसी भी एक कंपनी ने अगर कोई वैक्सीनेशन डेवलप कर लिया और वो 100% जो है वो एक्यूरेट होता है, ठीक है, तो वो कंपनी अपना पेटेंट राइट लेगी उस वैक्सीनेशन पे, पेटेंट राइट लेगी। पेटेंट राइट का मतलब क्या होता है? ये गवर्नमेंट से लिया जाने वाला एक एक्सक्लूसिव राइट है, जिसके अंदर आपने अगर किसी चीज का इनोवेशन किया है, तो उस इनोवेशन के लिए उस इनोवेशन को कोई भी लोग अब खरीदेंगे तो वो आपकी कंपनी के नाम से खरीदेंगे, आपसे खरीदेंगे। अगर आपने वो फॉर्मूला भी इन्वेंट किया है ना, और आपने पेटेंट राइट ले लिया, तो कोई भी पर्सन आपकी दवाई आपसे बिना परमिशन लिए नहीं बना सकता, उसे पेटेंट राइट कहा जाता है। पेटेंट राइट्स कई जगहों पे अप्लाई होता है बच्चों, जैसे कि आपकी कार की डिजाइन है, आप उसके ऊपर भी पेटेंट राइट ले सकते हैं। जैसे आपकी कोई आप कार मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, और आपने कोई कार का डिजाइन बनाया, तो उस डिजाइन का भी पेटेंट राइट लिया जाता है ताकि कोई उसे कॉपी ना कर पाए। ठीक है,
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो आप कंप्यूटर के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर रन करते हैं बच्चों, उसे आप देख नहीं सकते। एक्चुअली क्या होता है, आपको मॉनिटर जो है वो आउटपुट देता है, बट आप उसकी जो एक्चुअल प्रोसेस होती है, आपको पता है कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है बाइनरी लैंग्वेज में, 0 और 1 की लैंग्वेज में काम करता है। उसको जितने भी कमांड दिए जाते हैं वो कमांड के थ्रू काम करता है। हम लोग जो हमारे पास से एंटर प्रेस करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं, वो सब एक हम बाहर से दिया जाने वाला एक इनपुट है। उसे एक्चुअल चीजों को हम देख नहीं सकते। तो जो सॉफ्टवेयर जैसे वर्क करता है ना, उसे हम लोग कभी देख नहीं सकते। वो इनटेंजिबल नेचर का होता है। एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी भी सुपरमार्केट में जाते हो, वहां पे जो स्कैनिंग मशीन्स होती है ना, जो आपके प्रोडक्ट को स्कैन करके उसके अंदर अमाउंट आ जाता है, वो एक एग्जांपल है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, विच इज एन इनटेंजिबल नेचर, विच कैन नॉट बी सीन। आप कहोगे कि सर हम कंप्यूटर में उसे देख तो सकते हैं, वो काम कर रहा है। बेटा वो किस तरीके से काम कर रहा है ना, वो आप नहीं देख सकते। तो ये इंटेंजिबल नेचर का होता है। एक होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क बोले तो जैसे आपने नाइक का साइन देखा है, राइट साइन होता है, ठीक है। आपने जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सबके अपने सिंबल्स होते हैं। उन सिंबल्स के ऊपर इन लोगों ने ट्रेडमार्क लिया होता है, यानी कि कोई भी और पर्सन इस साइन को यूज नहीं कर सकता अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। उसे ट्रेडमार्क कहा जाता है। आप कहोगे सर फर्स्ट कॉपी तो आता है ना, आप एप्पल का साइन देखते हो तो सर वो हाफ एप्पल आता है ऐसा करके। तो बेटा जो लोग जिन लोगों ने ट्रेडमार्क ले रखा है अपने सिंबल के लिए, और अगर मान लीजिए कोई अदर कंपनी उनके उस सिंबल को यूज करके अपना प्रोडक्ट बेच रही है, जो कि जिसे आप कहते हैं डी, डी मतलब डुप्लीकेट, तो अगर किसी कंपनी के नोन में है कि ये प्रोडक्ट बिक रहा है मार्केट में हमारे लोगों के साथ, तो कंपनी उनके ऊपर केस कर सकती है। तो ट्रेडमार्क भी एक तरीके से एक एक्सक्लूसिव राइट है जो कि सिंबल्स के ऊपर दिया जाता है। ये हम किससे लेते हैं? राइट्स जितने भी होते हैं ये सब गवर्नमेंट से बाय किए जाते हैं। एक होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी पब्लिशर्स होते हैं जो बुक्स वगैरह पब्लिश करते हैं, ये पब्लिशर्स एक्सक्लूसिवली कॉपीराइट लेते हैं। यानी इसके उन बुक्स के अंदर जो भी कंटेंट होता है उसे कोई भी किसी भी फॉर्म में प्रिंट नहीं कर सकता अपने नाम से। उसे कॉपीराइट कहा जाता है। अगर आपको उसका कोई मैटर यूज में लेना है तो आपको उनसे परमिशन लेना पड़ता है। तो ये सारी की सारी इंटेंजिबल असेट्स होती है। तो बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए टेंजिबल असेट्स कौन सी है, इंटेंजिबल असेट्स कौन सी है, ठीक है। वैसे तो फिलहाल मैं आपको इतना नहीं कहूंगा कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो हमारे चैप्टर से स्टार्ट होंगे, वहां पे आपसे जनरली अगर मैं आपसे पूछूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक आ गया बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए बिल्डिंग इज एन असेट। आप कहोगे सर वो असेट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ पता होना चाहिए। अभी मैं आपको इसको जो डिवाइड करके बता रहा हूँ, ये आज काम नहीं आएगा, बट आने वाले टाइम में काम आएगा जब हम लोग इस चैप्टर के, इस बुक के सबसे लास्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। इस यूट्यूब कॉपीराइट इज एग्जाम्पल। एक नेक्स्ट असेट का टाइप होता है बच्चों, नेक्स्ट असेट है करंट असेट्स। करंट असेट क्या होती है बच्चों? असेट्स विच कैन कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 12 मंथ और 1 ईयर और एन अकाउंटिंग ईयर। ऐसी असेट्स जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब जैसे आप मार्केट में सेल करके और कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ और एन अकाउंटिंग ईयर, उसे हम लोग करंट असेट कहते हैं। 12 महीने के अंदर कौन कौन सी चीजें जो हैं वो हम मार्केट में बेच करके कैश रियलाइज कर सकते हैं? एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चों। फर्स्ट इज कैश इन हैंड। जो पैसा मेरे बिजनेस में मेरे पास एज एन कैश इन हैंड पड़ा है, वो मेरी करंट असेट है, बिकॉज वो ऑलरेडी लिक्विड है, ऑलरेडी कैश है। स्टॉक, स्टॉक बोले तो आपके पास गोडाउन में पड़ा हुआ स्टॉक है, वो भी करंट असेट है, बिकॉज आप उसे बाजार में बेच करके आप कैश रियलाइज कर सकते हो। बट याद रखना, इस स्टॉक में डेड स्टॉक शामिल नहीं है। डेड स्टॉक वो स्टॉक होता है जो आपका डेड हो चुका है, मार्केट में बिकेगा ही नहीं, वो करंट असेट में नहीं आएगा। कैश एट बैंक और बैंक बैलेंस, बैंक में जो आपने पैसा डिपॉजिट करवा रखा है आपकी फर्म का, वो भी करंट असेट होता है बच्चों, क्योंकि आप जब चाहे तब बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। डेटर्स, डेटर्स वो पर्सन्स होते हैं, वो कस्टमर्स होते हैं जिन्हें हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किया है। क्रेडिट बोले तो उधार पे गुड्स बेचा है। आप किसी पर्सन को अगर कोई गुड्स बेचते हो तो कितने महीने का मैक्सिमम उधार दोगे? 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, इतने टाइम के अंदर तो आपके पास पेमेंट आ ही जाता है। तो डेटर्स भी करंट असेट्स ही होती है। बिल्स रिसीवेबल, ये एक टॉपिक अभी ड्यू रहा, कल का भी एक लाइबिलिटी में से मैंने एक टॉपिक ड्यू रखा है। द वर्ड टॉपिक इज बिल्स पेबल, और आज का टॉपिक भी बिल्स रिसीवेबल। ये दोनों एक दूसरे के साथ समझे जाते हैं। बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल अभी हम लोगों ने छोड़ा है। बिल्स पेबल तो करंट लाइबिलिटी होता है और बिल्स रिसीवेबल करंट असेट होता है। ये दोनों टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं, कल या परसों की वीडियो में आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कल हमने पढ़े थे, लाइबिलिटी के अंदर पढ़े थे लॉन्ग टर्म लोन।
दो टाइप के लोन्स हमने पढ़े थे। लोन अलग चीज होती है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज होती है। लोन मतलब आपने पैसा उधार लिया है किसी से, इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है। तो अगर आपने शॉर्ट टाइम के लिए पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया है, शॉर्ट टाइम बोले तो 12 महीने से कम के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं करंट असेट। और बच्चों मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया होगा, यहाँ पे भी टेंजिबल असेट्स में भी एग्जांपल हो सकता था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, जो कि ये वाला था, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, याद रखना। अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है जिसका टाइम पीरियड 5 ईयर से, 5 ईयर्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए 5 ईयर्स हम लोग काउंट करते हैं, और नहीं तो हमारी अकाउंट्स में समझने के लिए आप 1 ईयर से ज्यादा के लिए आपने कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट किया है ना, तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा और वो नॉन करंट असेट का पार्ट होगा। और अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है जिसको आप 1 ईयर के अंदर अंदर क्या करोगे, कैश में रियलाइज कर लोगे, उसे हम लोग करंट असेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी कहीं पे एफडी करवाई, 6 मंथ की एफडी करवाई, तो बेटा 6 महीने के अंदर पैसा वापस मेरे पास आ जाएगा, वो करंट असेट ट्रीट होगा। लेकिन अगर मैंने 2 ईयर्स की एफडी करवाई तो वो नॉन करंट असेट का पार्ट होगा। फिर दो वर्ड्स और है, प्रीपेड एक्सपेंस एंड अक्रूड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास ए नाम का एम्प्लॉय काम कर रहा है और मैंने उस ए एम्प्लॉय को 10,000 रुपये पर मंथ का सैलरी होता है। अब क्योंकि प्रॉब्लम चल रहा है कोरोना का, तो बंदे ने कहा सर मुझे तो आप 6 महीने का सैलरी एडवांस दे दो, क्योंकि मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। तो मैंने उसे 60,000 रुपीज एडवांस दे दिए। अभी तक उसने काम नहीं किया, नेक्स्ट ईयर का एडवांस दे दिया मैंने उसे, तो वो कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस मेरा एक असेट है, क्योंकि वो बंदा आकर के मेरे पास काम जरूर करेगा। अगर मैंने उसे एडवांस में पेमेंट किया है तो वो मेरे लिए प्रीपेड एक्सपेंस होगा, बिकॉज वो मुझे बंदा आकर के काम करेगा, अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा बाद में भी। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम इज अ इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव टिल द ईयर एंड। यानी ऐसी इनकम जो आपने अर्न की बट आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई। रिसीव नहीं होने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के पास जाकर के अपना जॉब परफॉर्म कर लिया, बट सामने वाले पर्सन ने आपको इनकम अभी तक पे नहीं किया, सैलरी पे नहीं किया, तो आपके लिए वो अक्रूड इनकम होगी। ठीक है, तो अक्रूड इनकम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ करंट असेट। तो आई होप आपको करंट असेट्स के एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टर्म आती है फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट क्या होती है बच्चों? दीज आर अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस और लॉसेस व्हिच वुड रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। मैं आपको फिक्टिशियस असेट समझाने से पहले एक एग्जांपल देता हूं। बच्चों आपने देखा वीवो मोबाइल जब हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ था, तो आपको याद होगा आईपीएल में वीवो ने अपने 500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए थे। हर आईपीएल में वो 500 करोड़, उसने 500 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट किया था। मैं आपको बताता हूँ, वीवो ने अपने हाईफाई बॉक्सेस बनवाए थे। हाईफाई बॉक्सेस उस क्रिकेट के ग्राउंड में एक ऐसा प्लेस था जहां पे जिन लोगों ने वीवो के प्रीमियम फोन्स खरीदे हैं, उन लोगों के लकी ड्रॉ निकाल करके उनको एक ऐसे प्लेस पे बिठाया जाता था, उन्हें एक ऐसा प्लेस दिया जाता था फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे फुल तो एसी होता था, बिल्कुल लग्जरी आपका वो बना होता था, एक विला टाइप बना होता था, और वहां से आप पूरा मैच बहुत आसानी से देख सकते हो। तो वीवो ने ऐसा इन्वेस्टमेंट जब वो पहली बार इंडिया में आया तब किया था, और वो लगभग 500 सीआर का इन्वेस्टमेंट था, जो कि उन्होंने एक्सक्लूसिवली अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए किया था। तो वहीं से वीवो जो है वो मार्केट में आया, वहीं से वीवो का नाम मार्केट में आया बच्चों। तो ये 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक किसी बिगनिंग कंपनी के लिए, कोई बिगनर कंपनी है जो पहली पहली बार किसी कंट्री में स्टार्ट हो रही है, वो 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, वो एडवर्टीजमेंट है उनका। तो ऐसे जो लार्ज अमाउंट के जो एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं उसे हम लोग फिक्टिशियस असेट कहते हैं। मतलब होता क्या है, ये जो 500 करोड़ है ना, इसका बेनिफिट ऐसा नहीं कि कंपनी को 1 साल तक मिला, इसको इसका कंपनी का बेनिफिट 5 ईयर्स तक मिला। इसने 5 ईयर्स के लिए जो है वो कर रखा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। आज भी आप देखते हो जब कोई आईपीएल होता है तो स्पॉन्सरशिप वीवो की होती है। इसमें इन्होंने 500 करोड़ रुपीस देकर के 5 साल की स्पॉन्सरशिप ले ली थी। ठीक है, तो फिक्टिशियस असेट ऐसी असेट्स होती है जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा तक मिलता है। इसे हम लोग अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस या लॉसेस कहते हैं। ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि 1 साल में ही अब्सॉर्ब नहीं हो जाते हैं, जिसका बेनिफिट आपको आने वाले कई टाइम तक मिलता है, उसे हम लोग फिक्टिशियस असेट कहते हैं। एक तरीके से हमारे लिए तो लॉस ही होता है, बट फिर भी हम लोग इसे एज एन असेट काउंट करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टॉपिक आप लोगों को हो सकता है एक बार में समझ नहीं आया बच्चों, क्योंकि ये 12th लेवल पे बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि 12th लेवल पे इसका प्रैक्टिकल पार्ट्स हैं, अभी प्रैक्टिकल पार्ट्स कुछ भी नहीं है। तो आपको सिर्फ ये थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, और इसके एग्जाम्पल में सिर्फ आप लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिखना। ये 2 एग्जाम्पल्स भी मैं अभी आपको नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सब 12th क्लास में आएगा, अभी आपको समझ ही नहीं आएगा।
क्लियर? तो ये मेरा असेट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। किसी बच्चे को असेट तक के टॉपिक में डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सपेंसेस। ये नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंस। बच्चों एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमने हमारी अकाउंटिंग में जो इसका डेफिनेशन, इसका मीनिंग लिखा है वो ये है, इट इज कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। आप कोई भी रेवेन्यू अर्न करने के लिए आपने जो भी पैसा खर्च किया, जो भी कॉस्ट इनकर किया है, उसे हम लोग एक्सपेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। आप अपने स्कूल में जो पढ़ाई करते हो ना, तो आपके स्कूल में जो स्कूल ने स्टाफ अपॉइंट कर रखा है, मतलब आपके टीचर्स जो अपॉइंट कर रखे हैं, वो क्यों अपॉइंट कर रखे हैं? ताकि वो पढ़ाएं और बच्चों से फीसेस आए और उनको जो आपका स्कूल है वो पैसा अर्न करे। ऐसे ही जब आपका कोई बिजनेस आप कर रहे हैं और बिजनेस में आपके पास जो एम्प्लॉयज आपके पास काम कर रहे हैं, आपने उन एम्प्लॉयज को अपने पास इसलिए रख रखा है ताकि वो आपका काम करे और उसके उनके काम से आपको बेनिफिट हो। तो एक्सपेंसेस क्या होता है? वो कोई भी पैसा जो आपने खर्च किया है अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है, आपसे कोई इसका मीनिंग नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए एक्सपेंसेस क्या होता है। अब इसके जो दो टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बच्चों अब थोड़ा ध्यान से सुनना, 7 मिनट मेरे पास बचे हैं ओनली। बच्चों एक्सपेंसेस जो हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने गुड्स परचेज करने के प्लेस से लेके आपकी प्रोडक्शन या आपकी फैक्ट्री के प्लेस तक लाने के लिए आपने किए हैं। फॉर एग्जांपल मेरा किशनगढ़ में फैक्ट्री है, ठीक है, मार्बल का फैक्ट्री है, और मेरी जो मार्बल की गाड़ी आती है, मार्बल के जो ब्लॉक्स आते हैं वो सपोज राजसमंद से आते हैं, तो राजसमंद से किशनगढ़ तक उस ब्लॉक को लाने में जो भी पैसा खर्च हुआ है उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा है एक्सपेंसेस इनकर्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ गुड्स परचेज टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और अ फैक्ट्री इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके कई तरीके के एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपको एग्जाम्पल को वन बाय वन समझना है और ये सारी चीजें याद भी करनी पड़ेगी। सबसे पहले वर्ड है वेजेस। वेजेस क्या होता है बच्चों? वेजेस वो पैसा होता है, वो एक्सपेंस होता है जो हम लोग लेबरर को पे करते हैं। जैसे मैं आपको हमारा जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फैक्ट्री से हम, जैसे राजसमंद की फैक्ट्री से, राजसमंद के माइन से हमने मार्बल का ब्लॉक उठाया और हम किशनगढ़ की हमारी फैक्ट्री तक लेकर के आए। तो राजसमंद की जो फैक्ट्री से, राजसमंद की माइन से जो हमने ब्लॉक उठाया, वहां पे जो लेबरर लगे थे जिन्होंने उठा करके उसे गाड़ी में रखा, उसको हमने वेजेस पे किया। वो वेजेस हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी उस पर्सन को दिया जाता है जो कि होता तो लेबरर है बट साथ में कभी कभी एम्प्लॉय का काम भी करता है। मैं आपको दो तीन टर्म्स क्लियर करूं बच्चों। एक वर्ड होता है वेजेस। वेजेस ऐसे लोगों को दिया जाता है जो कि लेबर क्लास होते हैं। लेबर क्लास मतलब जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जो फिजिकल वर्क करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है सैलरी। सैलरी ऐसे पर्सन्स को दिया जाता है जो कि थोड़े एजुकेटेड होते हैं और वो हमारी कंपनी में जिनका, जो कि एम्प्लॉयज के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वेजेस लेबरर को दी जाती है, सैलरी एम्प्लॉयज को दी जाती है जो थोड़े से प्रोफेशनल होते हैं। अच्छा, तो वेजेस एंड सैलरी जो वर्ड है वो उस पर्सन के लिए यूज किया जाता है जो कि एक्चुअल में तो लेबरर होता है बट समटाइम्स वो कभी कभी किसी एम्प्लॉय का काम भी संभाल लेता है, तो उसे वेजेस एंड सैलरी दोनों साथ में दिया जाता है। तो वर्ड है वेजेस एंड सैलरी, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कैरेज और कैरेज इनवर्ट। कैरेज मतलब होता है गुड्स को लाने का खर्चा, राजसमंद से किशनगढ़ लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगा उसे हम लोग कहते हैं कैरेज। ठीक है, अगर हमने ट्रक के थ्रू लेकर के आए तो उसे कैरेज बोलेंगे, ट्रक वाले को जो हम लोग किराया देंगे उसे कैरेज बोला जाता है। कार्टेज का मतलब होता है जैसे किशनगढ़ में मान लीजिए वो ब्लॉक आ गया। अब कार्टेज वर्ड तो जनरली यूज किया जाता है ठेले वालों के लिए, जो कि ठेले होते हैं ना जिसमें आप ठेले में डाल करके अपना गुड्स लेकर के आते हैं, उसे कार्टेज कहा जाता है, ठेला बड़ा बोला जाता है, जो कि अब आजकल बहुत कम हो गया है। फ्रेट होता है जब आप अपना गुड्स किसी दूसरी कंट्री से बाय कर रहे हो और कंट्री से आप अपने पास गुड्स जो है वो शिप के थ्रू लेकर के आ रहे हो, तो शिपिंग कंपनी को जो आप किराया देते हो उसे हम लोग कहते हैं फ्रेट, FREIGHT। और अगर यही आपका गुड्स रेल ट्रेन के थ्रू आता है तो उसको बोलते हैं रेल फ्रेट, RAIL, रेल और फिर फ्रेट, रेल फ्रेट। ठीक है, फिर है प्रोडक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, यानी आपके पास, आपने आपकी फैक्ट्री में जो लेबर लगा रखा है जो कि उस ब्लॉक को कटिंग करने का काम कर रहा है, उसे प्रोडक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस दिया जाता है। वो वेजेस का हिस्सा है, आप वेजेस बोल दो या प्रोडक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस बोल दो, दोनों एक ही बात है। पावर एंड फ्यूल, आपकी फैक्ट्री में उस मार्बल को कट करने के लिए, उस मार्बल के ब्लॉक को कट करने के लिए जो आपने मशीन्स लगा रखी है, उस मशीन्स को चलाने के लिए जो पावर चाहिए होता है या फ्यूल चाहिए होता है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है।
पावर मैंने दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है पावर, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इलेक्ट्रिसिटी तो हम घर में यूज करते हैं जो कि कम वोल्टेज की होती है। पावर उसे कहते हैं जो हम लोग यूज करते हैं अपनी फैक्ट्री में, मशीन्स को चलाने के लिए ज्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, तो उसे पावर कहा जाता है। और फ्यूल मतलब आपको पता है पेट्रोल या डीजल, ठीक है। आपको आपका जो इन्वर्टर वगैरह वहाँ पे जो लगे होते हैं जनरेटर वगैरह चलाने के लिए फ्यूल यूज करना होता है, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री में जो आपने लाइटिंग कर रखा है उसका जो लाइटिंग का बिल आता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फैक्ट्री का रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो वो सारा का सारा डायरेक्ट कैटेगरी में जाएगा। ड्यूटी ऑन परचेजेस, ड्यूटी ऑन परचेजेस का मतलब जब आपने गुड्स खरीदा तो उसके ऊपर जो भी आपने टैक्सेस दिए हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। इसमें ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, डॉक चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और क्लियरिंग चार्जेस आते हैं। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी क्या होता है बच्चों, जब आप गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके आते हैं तो आपको ऑक्ट्रॉय ड्यूटी देना पड़ता है। अब ये सब कुछ चेंज हो चुका है, ये बहुत पुराने टर्म्स है। डॉक चार्जेस, अगर आप किसी दूसरी कंट्री से गुड्स खरीद करके आ रहे हो तो अपने जिस पोर्ट पे गुड्स आता है वो पोर्ट वहां से आपको डॉक चार्जेस लेता है, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह शुल्क, अगर आपने नाम सुना हो तो, नहीं सुना हो तो डॉक चार्जेस। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी बेटा जब आप किसी दूसरी कंट्री से गुड्स खरीदते हो तो आपको आपके कस्टम ऑफिस में देनी होती है इंपोर्ट ड्यूटी, सरकार के पास जाती है इंपोर्ट करने का टैक्स। कस्टम ड्यूटी कस्टम ऑफिसर्स को दी जाती है। कस्टम ऑफिसर्स वो लोग होते हैं जो कि पोर्ट पे आपका जो गुड्स दूसरी कंट्री से आया उसको चेक करते हैं, तो ये कस्टम अथॉरिटी को दिया जाता है कस्टम ड्यूटी। और एक लास्ट होता है क्लियरिंग चार्जेस, ये भी पोर्ट पे लगने वाला चार्जेस है। ये तीनों टाइप के, चारों टाइप के जो चार्जेस है ना, आप अपना जो बिजनेस स्टडी जो सब्जेक्ट है ना उसके चैप्टर 10 या 11 में पढ़ोगे, ठीक है। वहां पे आपको ये सारे चार्जेस बहुत अच्छे से समझाए जाएंगे। मैं भी आपको मतलब अगर मैं आपको बता पाऊंगा तो वहां पे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। फिर आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है बच्चों, रॉयल्टी वो एक्सपेंस होता है जो आप पेटेंट राइट्स लेने के बदले में फर्म जो गवर्नमेंट को कमीशन पे करते हो। गवर्नमेंट आपसे जो फी चार्ज करता है ना रॉयल्टी, पेटेंट राइट लेने के लिए या कॉपीराइट लेने के लिए आप जो गवर्नमेंट को फीस पे करते हो उसे रॉयल्टी कहा जाता है। तो रॉयल्टी भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। बहुत सारे बच्चे के मन में आता होगा कि सर हमारे तो पेरेंट्स जो कि मार्बल इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो लोग भी माइंस में रॉयल्टी पे करते हैं। तो बेटा माइनिंग राइट्स भी होते हैं। एक राइट होता है माइनिंग राइट्स, माइनिंग राइट्स। माइनिंग राइट्स के अंदर क्या होता है कि आपको राइट दिया जाता है कि आप उस जमीन को खोद करके उस जमीन में से जो भी चीज निकलेगा वो आपका होगा। तो माइनिंग राइट के बदले में जो आपको फीस देना पड़ता है वो भी रॉयल्टी होता है, ठीक है। इसके बाद आता है कंज्यूमेबल स्टोर्स। कंज्यूमेबल स्टोर्स मतलब ऐसी चीजें जो आप कंज्यूम करते हैं अपनी फैक्ट्री वगैरह में, जैसे कि इंजन ऑयल हुआ, कॉटन हुआ, सॉफ्ट सोप हुआ, ऑयल ग्रीस हुआ, या कोई भी और वेस्ट जो कि फैक्ट्री में कंज्यूम किया जाता है। ये सारी वो चीजें होती है जो आपकी मशीन्स को स्मूथली रन करने में हेल्प करती है, उसे हम लोग कहते हैं स्टोर।